नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से साहनी जी ने मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन व दिखावटीपन को दर्शाया है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए, चीफ की दावत कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की ये कहानी है। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और किसमें हुआ? पहला पाठ नामक जो इनका कहानी संग्रह है उसमें इसको प्रकाशित किया गया। ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, यानी व्यंग्य किया गया है। किस पर व्यंग्य किया गया है? वर्तमान जो पीढ़ी दिन ब दिन नैतिक मूल्यों का हनन जिसमें होता जा रहा है, यानी वर्तमान पीढ़ी अपने जो नैतिक व्यवहार को समाप्त करती चली जा रही है, उसको बड़ी ही शिद्दत के साथ इस कहानी के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। इस कहानी के मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का खोखलापन, अवसरवादिता, महत्वाकांक्षा, हृदयहीनता तथा पारिवारिक विघटन को दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हमारा जो मध्य वर्ग का समाज है या मध्य वर्गीय समाज का जो व्यक्ति है वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने अवसर को प्राप्त करने के लिए, यानी कोई उसे ऐसा अवसर मिले जिससे वो अपने आप को उच्च वर्ग का साबित कर सके या जिससे वो अपना कोई लाभ प्राप्त कर सके। और इसी के कारण उसमें हृदयहीनता, यानी उसके मन में जो भावात्मक प्यार, प्रेम, आपसी भाईचारा या अपने रिश्तों के प्रति जो प्यार का भाव है वो या सम्मान का भाव है वो समाप्त होता जा रहा है। और इसका परिणाम हमें क्या देखना पड़ रहा है? जो पारिवारिक विघटन है, अर्थात परिवार का टूटना, रिश्तों का टूटना। हमें वर्तमान समय में इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस कहानी की रचना की गई है। अब बात करते हैं इसके मुख्य पात्रों की। इसमें जो मुख्य पात्र है या जिसे नायक हम कह सकते हैं, मिस्टर श्यामनाथ है, जो किसी जगह कार्यरत है या किसी ऑफिस में काम करते हैं। श्यामनाथ की पत्नी है, श्यामनाथ की माँ है और श्यामनाथ के बॉस हैं जिनको चीफ कहकर इस कहानी में संबोधित किया गया है। जो श्यामनाथ के बॉस है ये अमेरिकी बॉस है, आदर्शवादी भी हैं और शिष्टाचार से भी परिपूर्ण है, यानी शिष्टाचारी भी हैं। अब अगर इन पात्रों के माध्यम से हम कहानी को समझने का प्रयास करें तो जो श्यामनाथ है इसका पूरे घर पर आधिपत्य है। लेकिन श्यामनाथ की जो सोच है वो कैसी है? वो सामंती है, यानी सामंती प्रवृत्ति की सोच है श्यामनाथ की। यही कारण है कि वो घर के प्रत्येक काम में दखल अंदाजी करता है। लेकिन इसके साथ साथ श्यामनाथ किससे प्रभावित है? अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित है, क्योंकि उसका जो चीफ है या उसका जो बॉस है वो भी अंग्रेज है और ये इसी के माध्यम से अंग्रेजी सभ्यता से ये अधिक प्रभावित है। और इसी अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव में आकर जो श्यामनाथ है वो अपनी माँ के साथ अमानवीय सलूक करता है। कब करता है? जब चीफ को अपने घर पर दावत देता है। अब वो दावत किस लिए देता है? अपनी पद उन्नति की लालसा के लिए, यानी वो ऑफिस में अपनी पदोन्नति चाहता है और इसी कामना से वो चीफ को अपने घर पर दावत देता है। चीफ के स्वागत के लिए वो संभवतः सभी तैयारियां करता है, जैसे नए पर्दे लगाना, नया सामान लेकर आना या अपने घर को सजाने के लिए वो पूरा खर्च करता है। और जो सामान उसके लिए समस्या बन जाता है, यानी चीफ के सामने जिसे नहीं रखना, उसे कहीं पर बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे या पर्दों के पीछे या अन्य जहां भी उसे जगह मिलती है उसे छुपाने का प्रयास करता है। ऐसे ही सामान में एक स्थान माँ का भी है। माँ को कैसे छुपाए, ये प्रश्न किसके सामने आ जाता है? श्यामनाथ के सामने आ जाता है। उसकी पत्नी भी इस विचार पर आकर अटक जाती है कि माँ को कहाँ छुपाए। पहले बात आती है कि माँ की सहेली के यहाँ उसे छुपा दिया जाता है, लेकिन छुपा दिया जाए, लेकिन श्यामनाथ इसका पक्षधर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माँ की सहेली है वो श्यामनाथ को पसंद नहीं है। बूढ़ी औरत है, लेकिन श्यामनाथ ये चाहता है कि वो उसके घर से दूर रहे। फिर विचार आता है कि क्यों ना कोठरी में छुपा दिया जाए। माँ की कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता है, करने का विचार आता है और ये विचार किया जाता है कि बाहर से कोठरी बंद करके ताला लगा दिया जाए। लेकिन कोठरी में बंद करना भी उनके लिए समस्या है, क्योंकि कोठरी बिल्कुल उसी स्थान के साथ लगती है जहां पर उनके खाने का प्रबंध किया गया है। माँ रात में खर्राटे लेती है और खर्राटे बहुत जोर से गूंजते हैं, तो आए हुए मेहमान उन खर्राटों को सुन पाएंगे। तो इससे श्यामनाथ कहता है कि मतलब ये सब
ठीक नहीं लगेगा और अंत में निर्णय लिया जाता है कि माँ को अदब से कुर्सी पर बैठा दिया जाए। जब तक मेहमान ना चले जाएं माँ सोए नहीं, क्योंकि सोएगी तो खर्राटे आएंगे और खर्राटों से क्या होगा, उनके चीफ को या बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। श्यामनाथ अपनी माँ को बुलाता है। अपने पुत्र का आदेश मानकर माँ कुर्सी पर बैठ जाती है। श्यामनाथ के कहने पर माँ सफेद सूट पहन लेती है ताकि उनके बॉस अगर वहां आ जाए तो देखने में वो अच्छी लगे। कुर्सी पर बैठकर माँ को नींद आ जाती है। बैठक में जाने के लिए चीफ जब उधर से जाते हैं तो उनकी नजर किस पर पड़ती है, माँ पर पड़ती है। श्यामनाथ को अपनी माँ की स्थिति पर देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि माँ को नींद आ जाती है और वो खर्राटे भरने लगती है। चीफ उसकी ग्रामीण माँ को तवज्जो भी देता है, उसका आदर भी करता है और उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछता है। चीफ माँ से अंग्रेजी में हालचाल पूछता है तो श्यामनाथ भी ये चाहता है कि उसकी माँ भी अंग्रेजी में उसके उत्तर दे और इसीलिए वो माँ को वैसा ही बोलने के लिए भी कहता है, लेकिन माँ अनपढ़ है, वैसा नहीं बोल पाती। चीफ इस बात को समझ जाता है और वो माँ से अपने ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं बनाने को या उनकी मांग करता है। तो चीफ माँ से फुलकारी बनाने को कहते हैं, क्योंकि फुलकारी एक प्रसिद्ध चुनरी है या जिसमें कढ़ाई की जाती है। तो पहले तो माँ मना कर देती है। क्यों? क्योंकि माँ की ऐसी दशा नहीं है कि वो बारीक सुई से काम कर सके। लेकिन श्यामनाथ चीफ को भरोसा देता है कि माँ उसके लिए फुलकारी जरूर बना देगी। माँ श्यामनाथ से आग्रह करती है कि वो उसे हरिद्वार छोड़ाए, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और घर में उसका रहना शायद श्यामनाथ की शानो शौकत के अनुसार नहीं है, ऐसा माँ समझ जाती है। लेकिन श्यामनाथ मना कर देता है। श्यामनाथ किस लिए मना करता है? वो अपनी इज्जत का हवाला देता है कि लोग क्या कहेंगे। श्यामनाथ ने अपनी माँ को हरिद्वार भेज दिया। उसे अपनी माँ की चिंता नहीं, अपनी इज्जत की चिंता है और अपनी नाक बचाने के लिए माँ को हरिद्वार नहीं जाने देता। श्यामनाथ अपनी माँ से फुलकारी बनाने के लिए कहता है। माँ मना करती है तो श्यामनाथ कहता है कि अगर तुम फुलकारी बनाओगी तो बॉस मेरी पदोन्नति कर देंगे। माँ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। जब माँ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो श्यामनाथ अपनी माँ को गले लगाता है, उसे चूमता है और लेकिन किस लिए? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही। उसे माँ के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, बल्कि अपनी पदोन्नति की चिंता है कि माँ के द्वारा बनाई गई फुलकारी उसकी उन्नति के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये हम कहाँ देख रहे हैं? आज की शिक्षित जो युवा पीढ़ी है, श्यामनाथ उसी का तो प्रतिनिधि कर रहा है। युवा पीढ़ी या जो ऑफिस में काम करने वाले या अन्य कहीं भी काम करने वाले कर्मचारी के रूप में जो हमारा वर्ग है, उनके लिए अपने ही घर के बुजुर्गों को रखना कैसे बोझ बन जाता है। और यही हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये दुनिया ये संसार देखने का अवसर दिया है, हम एक समय ऐसे आता है जब उन्हें त्याग देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं या उन अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मध्य वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता को उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक की यह कहानी नए मध्य वर्ग के आर्थिक सांस्कृतिक अंतर्द्वंद को चित्रित करने वाली कहानी है। इस कहानी में माँ के प्रति पुत्र का जो बदला हुआ व्यवहार है, वो हमें दिखाता है कि कैसे संवेदना में होकर या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्र का व्यवहार बदल जाता है। मध्य वर्ग का व्यक्ति चाहे कितना भी आधुनिक होने की कोशिश क्यों न कर ले, फिर भी परंपरागत संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकता। बिरादरी, समाज, पड़ोसी का डर उसके मन में हमेशा सताता ही रहता है और यही कारण है कि श्यामनाथ अपनी माँ को हरिद्वार भी नहीं भेजना चाहता कि लोग क्या कहेंगे। तो इसी कारण वो ये सोचकर अपनी माँ को घर में नहीं रखता कि मेरी माँ है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की रक्षा करूं या उसके बचे हुए जीवन के दिनों में उसके लिए सहारा बनूं, बल्कि वो अपनी नाक बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उस बात से बचने के लिए अपनी माँ को अपने घर में रखता है। तो ये कहानी भीष्म सहानी की कहानी है, जो तत्कालीन आज भी हमारे वर्तमान समाज में देखें, तत्कालीन समाज में देखें तो ये समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, लेकिन बहुत ही भावात्मक तरीके से इस कहानी में चित्रित जो घटनाक्रम है, उसके माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति अपना जो आदर सम्मान है या अपना जो कर्तव्य है, वो हमें समझ कर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, या हमें
उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही भाग है, हमारे ही जीवन से जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग करके भी हम शांति और सुख से अपना जीवन नहीं जी सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है वो अवश्य पूरा हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।